हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फटाफट कि कैसे सीबीएसई बोर्ड्स को ढंग से रिवाइज किया जाए केमिस्ट्री को। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताता चलूंगा और साथ साथ गलतियां ना हो वो भी बताता चलूंगा पूरे उसमें। जैसे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट या टिप है आपके लिए वो ये है कि जिस दिन भी बोर्ड का प्रीवियस बोर्ड का एग्जाम देके आए वो दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आप उस पे एग्जाम को देके आएंगे उस दिन कुछ भी आप आधे एक घंटे रेस्ट करने के बाद सीधे पढ़ने लग जाए। अब पॉइंट आता है कि जैसे ही उस दिन आएंगे सबसे पहले क्या पढ़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप सबसे पहले पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। अगर हम देखें तो ये पूरा आपका बोर्ड 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में पहले 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। फिर उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो 4 चैप्टर है, एल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स है। और बायोमोलिक्यूल्स को भी ऑर्गेनिक में कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो मेजरली डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वाई ये स्ट्रेटजी मैंने क्यों बनाई है कि आप पहले 3 चैप्टर निपटा दो। आधे तो बच्चे सुनते ही सोच रहे होंगे कि पहले 3 चैप्टर हो कैसे सकते हैं एक दिन में। तो देखिए कहीं ना कहीं साल भर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स ही सबसे ज्यादा पढ़े हैं। जितनी बार भी एग्जाम्स हुए, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले 3 चैप्टर को ज्यादा टाइम दिया है। और इवन मेजर मिस्टेक जो मैंने बच्चों का ऑब्जर्व भी किया है बोर्ड एग्जाम में वो क्या है कि लेट से 4 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन ये 3 चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और लास्ट के एक दिन में सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो इस बार हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी एकदम रिवर्स कर देनी है। एक दिन पहले 3 चैप्टर को देने हैं, सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं विद यूनिट्स, और कुछ कुछ पॉइंट्स ऑफ मिस्टेक हमें वहीं पे ध्यान दे देनी है। सर क्या इससे हो जाएगा? यस, आप ये करने के बाद तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सेम वे आप पूरी जान लगा के 3 to 4 आवर्स या मैक्सिमम 1 डे में करके आप पीवाईक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और फिर मुझे बताइए हो पा रहे हैं नहीं। जैसे सॉल्यूशन इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स में मैं बोलूंगा कि आप फॉर्मूले याद कर लो विद यूनिट्स। जैसे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट में कई बार क्या होता है, हम पी नॉट और पी एस को डिटेल में डिफरेंस ही याद नहीं रखते। तो याद रखो पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये नहीं कि बस वेपर प्रेशर याद कर लिया, अब कंफ्यूजन हो गई कौन सॉल्वेंट और कौन सोल्यूशन। ये याद रखने के बाद फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो समझा रहा हूं। ये समझो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आई एक्स बी। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, यानी कि आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, और टू बी वेरी प्रिसाइज लेस देन 0.5 आएगा क्योंकि सोल्यूट है विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। प्लस पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी और पी एस की वैल्यू हमेशा कम होगी बिकॉज मोल फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को अंडरस्टैंड भी करना है। प्लस आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन में पी नॉट गिवन हो और पी एस पूछा हो तो पी एस विल बी लेस देन पी नॉट। फॉर एग्जाम्पल पी नॉट अगर 760 टॉर गिवन है और पी एस आपका लेस देन 760 ही आएगा और बहुत कम भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 700 से नीचे चला जाएगा बिकॉज ये फ्रैक्शन 0.5 ही होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है फॉर्मूले को। देन एक और चीज है, लेट से आउट ऑफ एंजाइटी बोर्ड में ये समझ नहीं आ रहा 2 प्रेशर गिवन है, कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूशन है। तो बहुत ही सिंपल है, जो प्योर होगा वो वैल्यू ज्यादा होगी और जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो वैल्यू कम होगी बिकॉज आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रख सकते हो। सेम वे आप सारे फॉर्मूले याद करेंगे जैसे मैंने बताया विद यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद यूनिट्स। ऑल्सो जो गलतियां हो सकती हैं साल भर जो आपने की है, मेरे को आई एम डैम श्योर कि अगर आप 15 मिनट या आधे घंटे शांति से बैठोगे आप खुद पता लगा लोगे साल भर क्या गलतियां की हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में मेजरली 2 मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट, परसेंटेज का मतलब ये नहीं समझ पाते कि इट इज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल जैसे 15% एक्वस यूरिया है तो इसका मतलब है 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml। मतलब यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम होता है चाहे मेंशन हो या ना मेंशन हो। 15% लिखा है अपने आप समझना है। दूसरा मिस्टेक बच्चा ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में करता है, वेंट ऑफ फैक्टर ही भूल जाता है कि NaCl गिवन है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2। तो इन सब गलतियों को ध्यान रखना है कि एग्जाम में मैं जरूर वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में सोचूंगा। देन सॉल्यूशन चैप्टर में एक और चीज जो ध्यान देने वाली होती है, सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक्सेप्ट किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 चीजें जो होती हैं वो इनवर्स होती हैं वेंट ऑफ फैक्टर के, बाकी सभी डायरेक्ट है। तो बच्चों देखो, मैं क्या होता है कि जब मैं वीडियो देख रहा होता हूँ या कुछ भी सोच रहा होता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो मिल जाए जिसके बाद मुझे कुछ ना देखना पड़े। तो मेरा ये मानना, मैंने भी कोशिश यही की है कि इसमें वो सारी चीजें कवर कर लूं जिससे तुम्हारा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो एंड आपके माइंड में एक सीक्वेंसिंग तैयार हो जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज
आपके पास एक ही 12th है, मेरे पास तो हर साल 12th है, बीइंग अ टीचर पढ़ाता रहता हूँ हर साल 12th को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम वे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप फॉर्मूले लिखेंगे, जैसे फैराडेज लॉ का फॉर्मूला लिखा, W क्या बताता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, M क्या बताता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और अगर गैस है तो गैस रिलीज्ड, इनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए ग्राम में। N फैक्टर इज अ नंबर, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दिस इज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। I क्या होता है, करंट इन एम्पियर, T इज टाइम इन फैराडे, और F टाइम इन सेकंड्स, F होता है फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, फैराडेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, यहाँ मेजर मिस्टेक यहाँ नहीं होती है, यहाँ मेजर मिस्टेक होती है किसमें, नस्ट इक्वेशन में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप फटाफट नस्ट इक्वेशन लिखो, और जो मिस्टेक करते हो वही एग्जांपल लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे सामने H+ का लिखा है। यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, हम इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं साल भर कि ये भूल जाते हैं कि प्रेशर भी लिखना होता है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में प्रेशर मेंशन है तो ये लिखना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, कई बार पीएच से रिलेट हो जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ क्या हो जाता है, 0। जैसे ये 0 हुआ तो ई का वैल्यू -0.0591 पीएच हो गया। वैसे तो इस पे बेस्ड कभी एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है कि पीएच 10 हो तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा। अब नस्ट इक्वेशन में गलती क्या होती है, नस्ट इक्वेशन में मेजरली एक ही मिस्टेक होती है, बैलेंस इक्वेशन ना होने की वजह से हम ये भूल जाते हैं यहां पावर क्या आएगी। तो यहां आप जब भी नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल करिए, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, मेरा सजेशन यही है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। नाउ सेम फॉर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में भी आप सारे फॉर्मूले याद करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एरहिनियस इक्वेशन, जीरो ऑर्डर विद यूनिट्स याद करेंगे। उसके बाद जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफिकल बेस्ड आते हैं, जैसे लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, -EA/2.303 r। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि आप घर आए, आपने एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिखे थे तीनों चैप्टर के, 2 to 3 आवर्स लगा के फॉर्मूले 5 बार लिख के याद कर लिए विद यूनिट्स। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और लगा देंगे, और वो लग जाएंगे, मैं बता रहा हूं लग जाएंगे, बिकॉज साल भर आपने इन्हीं चैप्टर में बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी पहले 3 चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादातर जो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है रिपीटेड है। अब इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैसे, एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ के समझ आ जाएंगे, एक जो नहीं आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाना है। अब जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाओगे, एक समझ आएगा एक नहीं आएगा। जो देखा कि इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ के समझ आ गया ठीक है, जो नहीं समझ आया तो स्टार लगा दिया, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए या तो आप अपने नोट्स रेफर करिए या फिर कोई एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो देख लीजिए। बट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं क्या सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे ज्यादातर अगर सॉल्यूशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन वेंटा फैक्टर या पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कोलरॉच लॉ, यानी मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ एंड सेल का कैथोड एनोड रिएक्शन। और यहां पे अगर हम बात करें तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल्स, ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी है बच्चों, देखो ऑर्गेनिक को आप चैप्टर वाइज मत पढ़िए, ऑर्गेनिक को जैसे पेपर में आता है वैसे पढ़िए। जैसे एक पक्की बात है नेम रिएक्शन आएगी, पक्का है डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा, पक्का है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने इन तीनों पे पूरा ऑर्गेनिक का सीरीज ऑलरेडी बना रखा है, आपने देख भी रखा है। अब दोबारा बोर्ड्स में बहुत ज्यादा नीड उसे देखने की है नहीं। अब मैं बस आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपने फटाफट सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक में ये काम सबसे पहले करना है कि ये 15 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से याद कर लेनी है, मतलब रीमर, टीमन, कोल्स, एल्डोल, और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करनी है। नेम रिएक्शन जरूर याद करनी है, जब तक ये ना हो प्लीज आगे मत जाना ऑर्गेनिक में, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो ये 15 नेम रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फटाफट ये सामने से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। एंड इसके बाद जब आपने नेम रिएक्शन याद कर लिया, आप समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया। कैसे, नेम रिएक्शन आप मान के चलो डायरेक्टली दिखती है 2 नंबर की, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर तक भी चली जाती है। 10 करे सर ज्यादा हो गया, 5 नंबर से आप मैच करिए कन्वर्जन्स में या ऑप्शंस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही है।
आप प्रीवियस ईयर में मेरी इस बात को वेरीफाई करिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो आप इसे वेरीफाई जरूर करिए। 15 नेम रिएक्शन याद करने का आपको क्या फायदा हुआ? कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आ जाता है, कई बार डिस्टिंग्विश टेस्ट नेम रिएक्शन से आ जाता है, कई बार कन्वर्जन नेम रिएक्शन से आ जाती है, और नेम रिएक्शन तो आती ही है। नाउ नेम रिएक्शन याद करने के बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वैसे तो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बट मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन करना है, हमेशा याद करना है, जो ज्यादा आता है। फिर एल्काइल हैलाइड वाटर में इमिसिबल होता है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है, अमीन सोल्यूबल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका लो है, इन सब का आंसर क्या है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में मतलब आंसर करने कहीं ना कहीं इजी ही होते हैं। और कंसेप्चुअल पे भी देखा जाए तो मैंने सारे चैप्टर्स की सीरीज बनाई थी, तो वहां पे मेजॉरिटी पीवाईक्यूज कवर किए थे। उसे देखने के बाद आपने जैसे पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया होगा तो देखा होगा कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे। वाटर शुड बी रिमूव ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि वाटर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वाटर रिमूव नहीं, एस्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर वाटर रिमूव नहीं किया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एनिलीन फ्रिडल, ये फेवरेट है मेरा, मैं तो कहता हूं बोर्ड में आता ही है ये हर साल। एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन क्यों नहीं शो करता है, या नाइट्रेशन पे मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है, ये जरूर कर लेना मेरे एंड से। जैसे मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताई, ऐसे 15 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बता रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स जरूर कर लेना, 213 और 231 का ऑर्डर चलता है। मिथाइल छोटा नंबर है तो 213 का ऑर्डर चलेगा, इथाइल बड़ा नंबर है तो 231 का ऑर्डर चलेगा। इस पे ऑब्जेक्टिव में मिलेगा क्वेश्चन या फिर उसमें मिलेगा, जरूर इग्नोर नहीं करना है। SN1 SN2 के बीच का डिफरेंस जरूर याद कर लो, आता ही आता है। फिनॉल और क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ईथर को टर्शरी और सेकेंडरी से नहीं बना सकते बिकॉज इट शोज एलिमिनेशन। यानी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मैं लिखना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं सो दैट वीडियो को जितना शॉर्ट रख सकूं उतना शॉर्ट रख लूं। और क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो मैंने इसका बना ही रखा है, अभी मैं बस ये चाह रहा हूं कि आपको ये पता चले कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और कैसे मैक्सिमम एडवांटेज निकालना है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये मेरा दूसरा फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड्स में ये हर साल आप चेक करना आता ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे पूछ लेंगे या सॉल्युबिलिटी पे पूछ लेंगे, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख के मत आना क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरानाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सॉल्युबिलिटी कम है या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब कम है बिकॉज ऑफ द रीजन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लस इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से भी इसीलिए सेपरेट कर सकते हैं, रीजन इज सेम बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ डिस्टिंग्विश टेस्ट, यस डिस्टिंग्विश टेस्ट सिर्फ 5 है, मैंने वीडियो बनाया, वो 5 से सारे पीवाईक्यूज हो जाते हैं। तो देखिए टिल हियर अगर मैं बात करूं, आप मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कर सकते हो। बच्चों को क्या होता है ना, हमारी एक आदत होती है, जैसे बोलते हैं ना डोंट थिंक अबाउट द रेड कार, तो अब या मंकी, तो हर हमेशा उसी तरफ ध्यान जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा इग्नोर कर दीजिए कन्वर्जन को, तो ध्यान वहीं जाएगा। देखिए आप प्रीवियस ईयर में देखना, अगर यहां तक आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जिसमें सबसे कम टाइम लगने वाला है, तो आपका प्रॉब्लम 80% ऑर्गेनिक हो गया। व्हाई? बिकॉज कन्वर्जंस में या तो 5 में से 4 क्वेश्चन करने के लिए आता है या ऑप्शन में आता है, यानी कि या तो ये करो या ये करो। तो वहां पे कहीं ना कहीं कन्वर्जन की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगेन मैं ये जो बात बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वेरीफाई जरूर करके कमेंट करो, सो दैट अगर आगे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। अगर आपने कमेंट कर दिया कि यस हाँ ठीक है ऑप्शन में आता है, रेयर चांसेस है, तो इससे क्या है अदर स्टूडेंट्स भी उस चीज को फॉलो कर लेंगे। बट यस बिना वेरीफाई के कमेंट मत कर देना, यूं ही कर दिया पता चला। तो अब देखो कन्वर्जन, फिर भी कन्वर्जन कैसे तैयार करना है। अगर आपने नेम रिएक्शन याद कर लिया तो समझ लो कन्वर्जन आप कहीं ना कहीं 5 में से 2 कन्वर्जन करने लायक हो चुके हो। दूसरा, कन्वर्जन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एजेंट याद कर लो, और हमेशा रिएक्शन में देखो रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है या एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, या रिवर्स जा रहा है एल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड बन रहा है, एसिड बन रहा है। अगर हम एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से एसिड में कन्वर्जन पूछिए, 2 स्टेप से ज्यादा आती नहीं है बोर्ड में, तो जनरली 1 स्टेप उसमें ऑक्सीडेशन हो।
और अगर एल्डिहाइड कीटोन या एसिड से हम वापस किस में आ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड में, तो जनरली एक स्टेप रिडक्शन होगा। तो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट की। हालांकि मैं इस पे पूरा एक वीडियो अलग से 30 मिनट्स का बनाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वीडियो जिससे बच्चे को पूरा गाइडेंस मिल जाए। देन मार्कोनिकॉफ रूल सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन है। प्रोपीन पे HBr डाल दिया, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। बल्कि यहाँ पे एक और याद आया PYQ में, एलाइलिक हैलोजनेशन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन और एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन। तो आप कन्वर्जन्स में 5 चीजें ट्राई करके PYQ ट्राई करिएगा और जरूर बताइए कि आप कितना हद तक उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें, अच्छा बायोमोलिक्यूल्स रह गया था। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, एनोमर्स सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन। डी एंड एफ ब्लॉक में वीडियो बना लिया है मैंने PYQ का, बट यहां पे मैं अगर बताऊं तो आप यहां ये देख के भी मैक्सिमम आंसर लिख सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक में क्या पूछा जाता है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, व्हाई दे आर हार्ड, व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबका मालिक एक है, इन सबका आंसर एक है। क्या क्या रीजन होगा इसका? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो क्या रीजन है? जैसे एक वर्ड जिसके बाद आप स्टेटमेंट खुद बना लोगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बस उसके बाद क्वेश्चन लिख देना, बिकॉज देयरफॉर दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दे आर वेरी हार्ड and they have high melting point and boiling point. Then why they form colored complexes? Same दो रीजन है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग है, ये दो वर्ड एग्जामिनर जरूर देखेगा, एक DD ट्रांजिशन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों लाइन होनी चाहिए। तो why transition metals are colored? Because of unpaired electron and because of DD transition. Why transition metal shows variable oxidation state? क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होता है D सब शेल और S सब शेल के बीच में, वो बहुत ही कम होता है। तो ये लाइन वो ढूंढेगा एग्जामिनर, ये जरूर लिख देना। और PYQ में देखना यही क्वेश्चन आए बार बार आए हुए। देन व्हाई दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये एज अ कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं, इसके 3 रीजन लिखने हैं। पहला, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा, ये ट्रांजिशन मेटल्स का सरफेस एरिया क्या होता है, लेस सरफेस एरिया होता है। तीसरा, लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। 3 रीजंस होने ही चाहिए, एक भी कम होगा मार्क्स कम हो जाएंगे बाय हाफ। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2Cr27, प्लीज लर्न दिस, और NCERT का क्वेश्चन। देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कॉज? पुअर शील्डिंग। क्या कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का? पुअर शील्डिंग। इसमें NCERT का क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर इसका कॉन्सिक्वेंस, ज्यादातर इसके 2 ही कॉन्सिक्वेंस हैं। जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्या है? सिमिलर है। उसके दूसरा कॉन्सिक्वेंस है सेपरेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि इनका साइज क्या है? सिमिलर है। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट? देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों सारा पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे तो IUPAC भी आया हुआ है, CFT भी आया हुआ है, VBT भी आया हुआ है। तो उसमें अगेन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर देता हूं आपसे। तो अगर हम बात करें उसमें, एक सेकेंड, तो कोऑर्डिनेशन, इसमें जो सबसे ज्यादा VBT में बेस्ड क्वेश्चन आया है वो NiCl4 और NiCN4 पे आया है। NiCl4 और NiCN4 2- सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को ही घुमा फिरा के पूछते हैं कि क्यों ये टेट्राहेड्रल है, क्यों ये स्क्वायर प्लेनर है, या क्यों ये डायमैग्नेटिक है, क्यों ये पैरामैग्नेटिक है। इसी पे ही बेस्ड, क्योंकि या ये पूछ लेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों है, इसकी dsp2 क्यों है, या ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, या ये डायमैग्नेटिक क्यों है, या ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है, या ये टेट्राहेड्रल। तो देखा जाए इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है,
CN बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन सब का आंसर क्या है? साइनाइड बीइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयर अप इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, राइट? तो ज्यादातर VBT पे बेस्ड यही क्वेश्चन आता है। देन आगे CFT। CFT में मैं आपको बोलूंगा डायग्राम की प्रैक्टिस बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, डायग्राम ऑक्टाहेड्रल वाला जरूर करना है। फिर रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, डेल्टा नॉट लेस देन P। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, P कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और अगर P ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्स। इस पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द वीडियो है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई गेस दिस विल बी सफिशिएंट। मैंने कोशिश की कि ये वीडियो में आपका ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ट्रिक कवर हो। अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करके देखिए, पहली लाइन से पढ़ने का टाइम नहीं है, वो साल भर होता है। अभी 4 डेज है, तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। पहले सारे फॉर्मूले याद किए, PYQ लगा दिए, फिर सारे थ्योरी पढ़ ली, फिर सीधे PYQ लगा दिया। फिर ऑर्गेनिक इसी ट्रेंड में पढ़ना है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। पहले सारे नेम रिएक्शन याद किए, फिर सारे डिस्टिंग्विश किए, फिर सारे कन्वर्जन्स, फिर कंसेप्चुअल्स, फिर आते हैं इस पे। हाँ, कोऑर्डिनेशन एंड D&F ब्लॉक को आप सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं जिसको आप थॉरोली पढ़ना है, D&F एंड कोऑर्डिनेशन। ये तभी हो पाएगा जब आप फर्स्ट हाफ डे या पहले एक दिन में पहले 3 चैप्टर कर दें, और वो आप कर सकते हैं। पहले जितना हो जाए उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक चीज रियलाइज की होगी कि फिजिकल के 3 चैप्टर जो है वो हो ही जाते हैं, कैसे ना कैसे वो एग्जाम में हो ही जाते हैं। पढ़ के जाए तो भी उतना होता है, नहीं पढ़ के जाए तो भी उतना होता है, और अब तो आप इतना पढ़ेंगे, राइट? तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।